एवरीवन। तो आज से हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी देखना शुरू करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो हम ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो बस आज के लिए ही इतना ही, एक डेमो वीडियो समझ लीजिए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कंटिन्यू करें, अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, वो भी आप बता सकते हो, बिंदास बता सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, ज्योग्राफी का मतलब तो आपको पता है और पता ही होगा, यही मानती हूँ मैं। नहीं पता है तो बता दूंगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ये हम एनसीईआरटी का सेकंड यूनिट क्यों देख रहे हैं आज, मतलब डायरेक्टली हम सेकंड यूनिट पे आए ना, सेकंड चैप्टर पे आए हैं, क्योंकि फर्स्ट ये बोला है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसमें आता है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स। तो एक पहले तो इन्होंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है कि ज्योग्राफी क्या है और वहाँ पे टाइम स्केल और ये सब दिया है। तो आप वो खुद से भी करो तो चलेगा, उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन करने वाली कोई बात नहीं है, आप वो खुद से पढ़ सकते हो। लेकिन द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट शुरू होता है। बेसिकली ये यूनिट सेकंड है, ये। तो यहीं से स्टार्ट होता है। यूनिट सेकंड में क्या क्या आता है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब ये चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर ये आता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और जो थर्ड इस चैप्टर इसमें आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे ये करना, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। तो ये आते हैं इसके अंदर, मतलब ये सेकंड, थर्ड चैप्टर, ये फोर्थ चैप्टर इसमें आते हैं। जो ये सेकंड यूनिट है हमारा, जो कि दी अर्थ, ओनली अर्थ के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट जो है बस आप पढ़िए, उसको पढ़िए, उसमें जो भी टर्म्स बताएं उसके बारे में जानिए, और बाकी इसी पे ज़्यादा फोकस करें, सेकंड यूनिट से फोकस करें। इसमें बेसिकली 6 यूनिट है, इसमें 6 यूनिट्स आते हैं। जो 6 यूनिट है वो है लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ। और तो इस तरह से हम इसमें यूनिट्स देखेंगे। जैसे कि अभी बोला कि मैंने सेकंड यूनिट द अर्थ है, और जो थर्ड है वो लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। फोर्थ जो है वो क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वाटर, जो फिफ्थ यूनिट है इसका वो वाटर है, जिसमें ओशियन के करंट्स, क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, ये सब उसी में आता है। तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो पहले तो आज जो हम देख रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसमें थेरीज बताइए, जो अर्लियर थेरीज आई थी, फिर मॉडर्न थेरीज आई थी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे तो बताओ, ये तो फर्स्ट उन्होंने ऐसे ही बोला है, इतना कुछ ये बस पोएम के बारे में है, तो इतना हम इसको नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट है यही करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो ओरिजिन कैसे हुआ, ये थेरी है। A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. इस तरह से हम इसको मतलब सेंटेंस वाइज ब्रेक करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब एक क्या बोलते हैं, ऐसे परिकल्पना रख दिया, अपनी कल्पना जो है वो रख दी है। हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना होती है कि हाँ अर्थ ऐसी दिखती होगी, अर्थ वैसी दिखती होगी, या अर्थ का इवोल्यूशन मतलब किसी एकदम से स्पोर्ट हो गया किसी एक यूनिट का और उससे अर्थ निकल आई बाहर, ये एक इमेजिनेशन हो गया ना, ऐसे कह सकते। परिकल्पना, हाइपोथेसिस एक इमेजिनेशन ही होता है। तो इस तरह से काफी साइंटिस्ट फिलोसोफर ने अपनी बात रखी। लेकिन एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम हम एथिक्स में भी बहुत थिंकर्स में लेते हैं, ये थिंकर्स भी है और एक फिलोसोफर्स भी है, इनके कोर्स हम ऐसे एथिक्स में भी यूज करते हैं, इमैनुअल कांत के, या कैंट भी कह सकते हैं इनको। प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम हमारा क्या बोलते हैं, ये बेचारे तो रशियन है, हम इंडियन है, अपने तरीके से करेंगे हम इनका प्रोनाउंसिएशन। तो ये वन ऑफ दीज अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स, जो इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट्स रखा था वो थोड़ा पॉपुलर हुआ था इनका, बाकी लोगों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉपुलर हुआ था। और दूसरे एक मैथमेटिशियन आए थे, यहाँ पे देखो, एक मैथमेटिशियंस आए थे, इनका नाम था लैपलेस, जो इन्होंने रिवाइज किया इट इन 1796 में। 1796 में इन्होंने क्या, जो इमैनुअल कांत ने जो आर्गुमेंट दिया था उसको रिवाइज किया, और उन्होंने मतलब ये जो लैप्स है इन्होंने नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। जो ये इमैनुअल कांत ने जो आर्गुमेंट्स दिया था उसको ही रिवाइज किसने किया, लैपलेस ने, और उसको नाम क्या दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या? The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with youthful sun which was slowly rotating. तो इस नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बोला, इन्होंने बोला था, नेबुलर हाइपोथेसिस में यही बोला गया था कि जो हमारा सन है, जो यूथफुल सन होता है, उससे एक मटेरियल निकल के आया,
मटेरियल निकल के आया और उससे क्लाउड्स फॉर्म हुए और वो रोटेट करते थे और उसी से प्लैनेट बने, ये बोलते थे ये। देखो बेसिकली ये एक सन है, सन से थोड़ा मटेरियल, मतलब यूथफुल सन है, उससे मटेरियल निकला, और मटेरियल निकला तो ऐसे थोड़ी है कि उसमें मतलब अलग अलग गैसेस अलग होके या डस्ट अलग होके ऐसे थोड़ी निकलता है मटेरियल। मटेरियल मतलब सब चीजें उसी के साथ होती है, जैसे डस्ट हो गए, गैसेस हो गए, अदर सारे पत्थर और ये सब मान लीजिए, वो सभी एक साथ ही है, एक साथ निकल आ रहे हैं, सन से निकल कर आ रहे हैं, यूथफुल सन से निकल कर आया वो मटेरियल, उससे क्लाउड्स फॉर्म हुए और वो रोटेट करते थे, स्लोली रोटेट करते थे और उसी से प्लैनेट बना। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस, बस इतना थ्योरी सिंपल याद रखना है कि आपको अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है। ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए, वैसे यूपीएससी को हम क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सन है और इससे कोई मटेरियल ऐसे निकल के आया है, ये कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं पता हमें, एक मटेरियल है इससे निकल के आया, ये यूथफुल सन है, इससे एक मटेरियल निकल के आया और इससे क्लाउड बने, है ना, ऐसे ऐसे क्लाउड बने जो कि रोटेट करते थे, मतलब हाँ, ये क्लाउड बने और फिर जाके इनके प्लैनेट्स बने, बट ये स्लोली रोटेट करते थे, प्लैनेट्स बना इनसे, एक ऐसे प्लैनेट बना, फिर ऐसे प्लैनेट बना, ऐसे प्लैनेट बना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसको किसने, एक तो हमारे इमैनुअल कांत और दूसरे जो है ये लैपलेस, इन्होंने रिवाइज किया है, इन्होंने नहीं दिया था ये आर्ग्यूमेंट, इन्होंने रिवाइज किया कौन से ईयर में, 1796 में। बस इतना याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन 1950, मतलब अभी 20th सेंचुरी में एक ओटो शिमिड थे इन रशिया, ये रशिया के साइंटिस्ट है, ओटो शिमिड, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, और कार्ल विज्कर, वाइजकर या विज्कर भी बोल सकते हैं आप, इसको वाइजकर बोल दो अच्छा रहेगा, कार्ल वाइजकर और ये ओटो शिमिड, ये एक जर्मन थे, ये वाइजकर जो है वो जर्मन थे और शिमिड जो थे वो रशियन है। तो सम वॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर इन्होंने भी कुछ हद तक नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, दो डिफरिंग इन डिटेल्स। दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हेलियम अलोंग विथ व्हाट मे बी termed as dust. The friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud, and the planets were, इधर देखते हैं हम, फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो एक्रीशन का मीनिंग मैंने यहाँ पे इंक्रीज बाय, और या ग्रोथ जो होती है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल मटेरियल और मैटर्स। जो एडिशनल मैटर्स होता है उसका बताओ, अभी यहाँ पे हम नीचे देखेंगे, एक मिनट मान लीजिए। तो ये है हमारे ओटो और ये कार्ल है, इन्होंने हाइपोथेसिस को कुछ सम एक्सटेंट पे उसको रिवाइज किया, और इन्होंने बोला कि जो ये अर्ली जो बोला था इन्होंने कि एक यूथफुल सन है, उससे मटेरियल निकल के आ रहा है, फिर क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, फिर उससे प्लैनेट बन रहे हैं जो कि स्लोली रोटेट करते हैं, ये पहले वालों ने बोला। इमैनुअल कांत का जो आर्ग्यूमेंट है उसको रिवाइज किया था लैपलेस ने, और उसने वही बोला था। तो अब ये ओटो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है वो तो ठीक है, बट हमें ऐसे लगता है, मतलब उन्होंने कंसिडर किया कि सन है, जो कि सन जो है ये मान लीजिए हमारा सन है, पेज से मैं सन को निकाल रही हूँ ये सन है हमारा, ठीक है। थोड़ा टाइम लूंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा एक बार समझ में आ जाए ना फिर भूलोगे नहीं आप। तो इन्होंने बोला कि सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, ठीक है, सोलर नेबुला जो है उससे सन सराउंडेड है, तो ये मान लीजिए सोलर नेबुला है, ठीक है। कंटेनिंग मोस्टली, इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन है H2O और दूसरा एक हेलियम है। इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन और हेलियम इसमें कंटेन है, ठीक है, मोस्टली कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हेलियम अलोंग विथ व्हाट मे बी टर्म एज डस्ट, और साथ साथ डस्ट भी है, ठीक है, ये बोला इन्होंने। एंड इनका फ्रिक्शन होता है, जो ये पार्टिकल है इनका फ्रिक्शन होता है, इसी से क्या होता है, एक डिस्क फॉर्म हो जाती है, इस तरह से एक डिस्क फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये डिस्क फॉर्म हो गई, इस तरह से एक डिस्क फॉर्म होती है, और इसी मतलब एक डिस्क फॉर्म होके डिस्क शेप्ड क्लाउड दी प्लैनेट्स वर, एंड प्लैनेट्स इसी से फॉर्म हुए थे। और इसमें एक्रीशन भी होता है, मतलब ऐड हो जाती है, और लेयर ऐड हो जाती है, और लेयर ऐड हो जाते हैं, तो इसी से प्लैनेट बने हैं, ऐसे ही प्लैनेट बने हैं। ये बोला था ओटो एंड कार्ल ने, कार्ल या ओटो शिमिड एंड कार्ल वाइज जो भी है, वाइजकर या जो भी है, तो उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये दो हो गए नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन दैट ऑफ जस्ट द अर्थ एंड प्लैनेट्स। तो इन्होंने बोला कि अरे ये अर्थ का जो है वो लोग काफी अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सीरियस ले लिया, जो ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है उसको थोड़ा सीरियस ले लिया। तो मॉडर्न थेरीज में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देखा जाए तो यहाँ पे देखो, द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी बहुत ही पॉपुलर हो गई। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी को ही हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसका जो एविडेंस है, ये एक्सपैंड हो रहा है
यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड हो रहा है, पहले एक सिंगुलर बॉल में आया था, फिर इस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, मतलब बड़ा 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 इधर बढ़ा जा रहा है, फिर इधर बड़ा बढ़ते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग। तो ये एविडेंस के साथ किसने बोला था फर्स्ट? एविडेंस जो क्या बोलते हैं, एडविन हबल जो है, उन्होंने बोला था इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। जो एडविन हबल है उन्होंने ही बोला 1920 में बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ये इन्होंने बोला था। एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि देखो ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी ऐसे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। पहले तो ये क्लोज थी, ऐसे इतने क्लोज थी, पास पास थी। जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है इनके बीच वाला ये जो डिफरेंस है ना, ये बढ़ने लगा है। इसी को बोलते हैं जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जैसे इनके बीच में का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। यही बोला था, सिंपल इन्होंने यही बोला है। यहाँ पे उन्होंने अपना एक बलून का जो उदाहरण है वो भी दिया है, मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगी, जस्ट बता दूंगी आपको कि इन्होंने बोला कि अगर आप एक बलून लेते हो, मान लीजिए ये बलून है, इस तरह से एक बलून है, तो आप इस पे यहाँ पे मार्क करते हो, और इसमें जैसे जैसे आप हवा भरते हो ना वैसे वैसे इसका डिस्टेंस बढ़ने लगता है। मतलब ये इस तरह से एक सिंगुलर था ना, ये अलग अलग होने लगता है, और इसके बीच में एक वाइट दरार आती है, और ये मैटर अलग हो जाता है, ये मैटर अलग हो जाता है। तो मतलब ये जो हमने पॉइंट आउट किया था ना, इधर एक पॉइंट आने लगता है, इधर एक आता है, बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। बस इतना इन्होंने यहाँ पे बोला है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, बस एक बलून का उदाहरण दिया है कि कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इतना बोला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस। बिग बैंग थ्योरी के स्टेजेस है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने बोला है कि इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। अभी जो ये मैटर यूनिवर्स में देखते हैं हम, इतना जो यूनिवर्स हमारा बड़ा है, ये पहले ऐसे नहीं था। एक ही प्लेस में एक टाइनी बॉल हुआ करता था, मतलब इस तरह से एक टाइनी बॉल, मतलब एक छोटा बॉल हुआ करता था, या सिंगुलर एटम भी उसको हम बोल सकते हैं, एटम ही बोलो या एटम बोलो, जो है वो सिंगुलर फॉर्म में था विद एन, आगे देखते हैं इधर, देखो यहाँ पे भी उन्होंने डायग्राम, ऐसे एक सिंगुलर बॉल हुआ करता था पहले, जो अभी का हमारा यूनिवर्स दिखता है ना, ऐसे नहीं था, एक छोटा सा सिंगुलर बॉल हुआ करता था। बाद में जैसे पहले इतना एक्सपैंड हुआ तो कितनी गैलेक्सी पास पास है, देखो यहाँ पे कितने पास है, ये गैलेक्सी है, और कितने पास है, और थोड़ा एक्सपैंड हुआ, ये देखो और थोड़ा यहाँ पे एक्सपैंड हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो गैलेक्सी के बीच में, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये डिफरेंस देखो और ये डिफरेंस देखो। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा ना वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ेगा वैसे वैसे, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स की लाइन है, इसकी बाउंड्री है, यूनिवर्स की बाउंड्री है, और ये गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सीज है। यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो इसके बीच में, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे यूनिवर्स की हमारी बाउंड्रियां दूर दूर जा रही है ना, ऐसे एक्सपैंड हो रही है, वैसे वैसे इनके बीच में का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। यही बोला है, बस एडविन हबल ने इतना ही बोला है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्टेप जो है, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। जैसे ही ये एक्सप्लोड हो गया वायलेंटली, दिस लेड अ ह्यूज एक्सपांशन, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया। ठीक है, इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस। ये फैक्चुअल है कि 13.7 बिलियन ईयर अगो बिग बैंग थ्योरी हुई थी। ऐसे माना जाता है कि जो ये सिंगुलर एटम है इसका एक्सप्लोड मतलब ये वायलेंटली एक्सप्लोडेड हो गया था। तो ये कब हुआ था कि 13.7 बिलियन। ये स्टेट स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये फैक्चुअल मतलब याद रख सकते हो, जब जब आप आंसर लिखोगे तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो मेन साइज आंसर राइटिंग में। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंट एन एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट दी जाएगी कि क्या जो यूनिवर्स है हमारा वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, तो यस ये राइट है। अभी जिस टाइम पे मैं अभी ये बात कर रही हूँ ना, तभी भी आप देखोगे तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। As it grow some energy was converted into matter। जैसे जैसे ये ग्रो हुआ वैसे वैसे कुछ एनर्जी जो होती है वो उसका रूपांतर किसमें हो गया, मैटर में रूपांतर हो गया। देखो इसकी ना एक सिंगल लाइन टू लाइन ये आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए, अच्छे से समझनी चाहिए। इसके ऊपर लाइन टू लाइन एमसीक्यू बन सकता है। एंड देयर वाज पर्टिकुलर रैपिड एक्सपांशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आफ्टर द ये जो बैंग हुआ ना, वैसे ही मतलब बहुत सारा फ्रैक्शन हो गया है। जैसे एकदम से आप अगर देखोगे, आपका धमाका जब होता है, किसी भी फायर क्रैकर्स को आपने देखा, जैसे धमाका होता है कितने सारे ऐसे छोटे 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 वो चिंगारियां आपको दिखती है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था इसका भी, वैसे ही इमेजिन करना है हमें बिग बैंग थ्योरी का। एंड विद इन द फर्स्ट 3 minutes फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म। तो जैसे जैसे मतलब जैसे ही ये बिग बैंग का एक्सप्लोड हो गया, वैसे ही विद इन 3 minutes जो है उसमें एक मतलब फर्स्ट एटम बनना शुरू हो गया।
तो ये यहाँ पे बस इतना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे ये मतलब ग्रो कर रहा था वैसे वैसे कुछ एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। इतना याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो बिग बैंग थ्योरी का है। विद इन ये 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड। शुरुआत में जब बिग बैंग हुआ था ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो फिर 3 लाख ईयर्स चले जाने के बाद, मतलब जैसे ही गुजरते हैं वैसे ही इसका टेम्परेचर धीरे मतलब कम होता है। वो कितना है, 4500 केल्विन जो है वो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था 3 लाख ईयर्स के बाद। एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। और इस यही एनर्जी जो है, यही टेम्परेचर कन्वर्ट होके मैटर में कन्वर्ट हो गया, एटॉमिक मैटर्स में, एंड द यूनिवर्स बिगेन ट्रांसपेरेंट। और जो यूनिवर्स हमारा जो आज का दिखता है ना, वैसे ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेसेस बिटवीन द गैलेक्सी। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे बोला आपको कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब यही है कि गैलेक्सी के बिटवीन जो गैप है, गैलेक्सी सॉरी कोई बात नहीं, जो गैलेक्सीज होती है, जो हमारी ये गैलेक्सी मान लो, ये गैलेक्सी मान लो, आप कमेंट सेक्शन में बताना हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, उसका भी एक नाम है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, गैप है ना, वो बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज होयलेज कंसेप्ट स्टेडी स्टेट। आप इसको याद रख सकते हो, रहा तो मतलब रखना ही चाहिए। इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम, ठीक है। और यही कहता है कि जो कंसिडर मतलब जो यूनिवर्स है ना, ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पढ़े या ना पढ़े, पढ़ते हैं। At any point of time, so however with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favor argument of expanding universe। जो अभी की साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो मानती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार कैसे, स्टार जो होते हैं हमारे, इस तरह से हम कैसे समझते हैं स्टार को। ये मान लीजिए इस तरह, ये स्टार है ना, या इस तरह से भी करते हैं, ये स्टार है हमारे लिए। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इनका फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। मतलब जो अर्ली यूनिवर्स था तब इतना मैटर अलग नहीं हुआ था, एनर्जी अलग हुई थी, अलग नहीं हुए थे, मतलब एकदम वो एक्सप्लोड हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैटर बन गया, एनर्जी बन गया, तुरंत ही नहीं हुई थी चीजें, लेटर ऑन हुई थी सारी चीजें। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। तो देखो इनिशियल जो एनर्जी थी वो उसको कन्वर्ट होने में, मैटर में कन्वर्ट होने में काफी टाइम लगा था। तो साथ में मतलब उसकी डेंसिटी और ये सब राइज होने के लिए काफी टाइम लगा था। फिर बाद में लेटर ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुआ, फिर जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। और जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मैटर है वो एक साथ आने लग जाता है, एंड दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैसेस। और इसी की वजह से गैलेक्सीज फॉर्म होने लग गई। पहले तो देखो ऐसे ऐसे मैटर पड़ा हुआ था कहीं 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 कहीं, ठीक है। मैं अभी तुमको अच्छे से समझाती हूँ। हाँ, तो ये मैटर ऐसे पड़ा है, अब पता नहीं इसमें क्या है, हेलियम है, हाइड्रोजन है, डस्ट है, क्या है पता नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा इसमें गर्मी थी, मतलब टेम्परेचर था। फिर लेटर ऑन 3 लाख ईयर्स के बाद ये जो है इसका टेम्परेचर कितना 4500 केल्विन कम हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जब कम होने के बाद जो एनर्जी का कन्वर्ट कहाँ किस में हुआ, मैटर में हुआ। मैं जो एनर्जी हो, इसमें जो एनर्जी थी, जो टेम्परेचर कम होने का मतलब ही यही है ना कि वो एक मैटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारा उसमें मैटर, मतलब बस सिर्फ उसमें गैस ही मिलेगा या कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैटर्स, मतलब अलग अलग चीजें मिलके मैटर्स बना होगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे ऐसे घूमने लगी या आसपास आने लगी, टुगेदर आने लगे। तो इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यही मतलब है इस स्टेटमेंट का, और इसी से गैलेक्सी डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी है, मान लीजिए इतनी गैलेक्सी है, तो इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस एक ही गैलेक्सी है तो एक ही स्टार्स होगा, ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आप भी आजकल तो देखो सैटेलाइट्स ही दिखते हैं हमारे। पूरे आप स्काई की तरफ देख लो ना रात के टाइम पे, तो आपको सिर्फ सैटेलाइट ही दिखाई देगी, स्टार तो कभी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हम बचपन में आंगन में बैठते थे ना, तो हमें सिर्फ स्टार ही दिखाई देते थे। लेकिन आजकल तो बताओ सैटेलाइट ही इतने बड़े बड़े से चमकते हैं ना। तो शुरुआत तो मुझे जब यूपीएससी नहीं करती थी ना, तब मुझे लगता था अचानक ये स्टार कैसे इतने बड़े हो गए, ऐसे लगता था मुझे। फिर जब यूपीएससी पढ़ने लग गई मैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो सैटेलाइट है। तो ऐसे हुआ था। बट एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, नंबर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वॉस्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। जो गैलेक्सी, अगर एक गैलेक्सी है जिसका डिस्टेंस हमें गिनना है, अगर मेजर करना है उसका डिस्टेंस, तो हम किससे करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर से हम इसका जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। तो इतना याद रहे तो पीसीएस के लिए याद रखो, जो भी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1.5 लाख लाइट ईयर्स। एक गैलेक्सी का जो रेंज होता है, डायमीटर जो होता है इंडिविजुअल गैलेक्सी का, मतलब एक गैलेक्सी का, तो वो अब मान लीजिए, ये मैं अभी बताया था ना आपको कि ये गैलेक्सी है, तो इसका 80,000 और या 1.5 लाख, हाँ, इतना इसका रेंज होता है एक गैलेक्सी का, इंडिविजुअल गैलेक्सी का इतना होता है। एंड द डायमीटर ऑफ, ये हो गया ना, अ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो इसका स्टार्ट जो होता है, गैलेक्सी जो बनती है ना, वो हाइड्रोजन गैस से बनती है, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा करके उसी के द्वारा एक गैलेक्सी बनती है इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। पहले तो क्या करिए, पूरा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात करिए। हाइड्रोजन गैस मतलब मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसी को एक्यूमुलेट करके, मतलब इकट्ठा करके, ये जो गैलेक्सी है एक क्लाउड का शेप लेती है, मतलब एक क्लाउड की तरह, एक लार्ज क्लाउड की तरह फॉर्म होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेबुला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताओ, इन्होंने यही बोला है यहाँ पे कि जो गैलेक्सी होती है हाइड्रोजन गैस को एक्यूमुलेशन के द्वारा वो गैलेक्सी बनती है। एक पहले तो मतलब हाइड्रोजन गैस इकट्ठा करती है और वो लार्ज क्लाउड की तरह बनता है, तो उसी को हम नेबुला बोलते हैं। अगर नेबुला पूछा गया, स्टेटमेंट दी गई कि ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला, और इसको कॉल्ड इतना बोला, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे गए हैं, उसमें एक नेबुला भी आंसर है, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है, तो वो वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो याद रखो बस इतना है कि हाँ, ये एक हाइड्रोजन गैस है जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका एक क्लाउड में रूपांतर हो रहा है, और इसी एक लार्ज क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, नेबुला। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस। ये बहुत सारे गैसेस जो होते हैं उसका क्लम्स बन के इवेंचुअली बहुत बड़ा बन जाता है, और इसी मतलब दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडी, एक गैसियस बॉडी बन जाती है, बाद में ये गैसियस बॉडी बनती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, मतलब ये इसी को गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियंस ईयर्स। मतलब देखो, ये जो स्टार फॉर्म होते हैं ना, ये जो स्टार यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ, ये जो स्टार्स जो होते हैं ना, ये जो स्टार्स होते हैं, तो ये लगभग बनने में कितने ईयर्स लेते हैं, 5 to 6 बिलियंस ईयर लगते हैं। तो इतने ईयर्स में एक स्टार्स बनता है, गैलेक्सी का एक गैलेक्सी स्टार्स बनने के लिए ना कितना टाइम लगता है, तो 5 या 6 बिलियंस ईयर्स लगते हैं। और ये कैसे बनती है, तो इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है। ये मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे कर दिया ना, होल्ड ऑन, नहीं बन रहा ये, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो स्टार्स फॉर्म होते हैं ना, तो इसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक बस इतना है कि कुछ नहीं होता। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और अगर एक गैलेक्सी स्टार्स फॉर्म होने के लिए एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, मतलब हाइड्रोजन गैस से एक एक्यूमुलेशन बनता है, और उससे एक क्लाउड फॉर्म होता है, एक लार्ज क्लाउड फॉर्म होता है, और उसी को हम नेबुला बोलते हैं। इवेंचुअली वो नेबुला क्या होता है, एक लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस की तरह बनता है, और वो क्लम्स कंटिन्यूली ग्रो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना नेबुलाज, वो इकट्ठा होते हैं और वो क्लम्स बनते हैं, और वही धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है, और ग्रो करने से क्या होता है, एक डेंसर मतलब डेंसर गैसियस बॉडी बनता है, और लास्टली जाके वो एक स्टार में रूपांतर हो जाता है उसका। तो इस तरह से स्टार बनते हैं, और इस प्रोसेस के लिए 5 या 6 बिलियन ईयर्स लगते हैं। बस इतना बताया है यहाँ पे, ज्यादा नहीं सोचना है। मतलब ये देखो, सिंपली बताने का मतलब यही है, सिंपल ही बताओ। मैं तो कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। और यहाँ पे फैक्ट्स दिया है कि एक लाइट ईयर्स के कैसे मेजर करता है, तो यहाँ पे देखो, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। जो लाइट ईयर से जो होता है वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, नॉट टाइम, टाइम नहीं मेजर किया जाता इससे। तो ये यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है लाइट। एंड कंसिडर दिस, द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। जितना एक साल में लाइट ट्रैवल करती है ना, उसी को एक लाइट ईयर्स बोला जाता है। एंड दिस इक्वल टू 9.461 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इतना होता है। अभी देखो, ये पीसीएस वालों को याद रखना है, ये जो चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे 8.311 मिनट्स लगते हैं, 311 मिनट्स लगते हैं। तो इतना फैक्ट्स तो हमें यूपीएससी के लिए नहीं चाहिए,
बट ये पीसीएस के लिए जरूर लगेगा। अब देखते हैं प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, स्टार तो वैसे फॉर्म हो गए थे, अब प्लैनेट देखते हैं कि फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। ठीक है, लोकलाइज जो लम्प्स है उसी से एक नेबुला के अंदर वही लोकलाइज लम्प्स जो होते थे गैसेस के, उसी से स्टार्स बना था। And the gravitational force within the lumps lead to the formation of a core to the gas cloud, and a huge rotation disk of gas and dust develops around the gas core. तो इतना यहाँ पे ये हम प्लैनेट्स का देख रहे हैं अभी। तो इन्होंने बोला कि स्टार जो होते हैं वो लोकलाइट जो लम्प्स होते हैं विद इन अ नेबुला, उसी से बने थे स्टार्स। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड। मतलब गैस क्लाउड जो होता है उसी के अंदर जो लम्प्स है ना, उसी की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक होता है, उसी से कोर फॉर्म होती है जो कि एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन जाती है गैस की। और एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर, और जो गैस कोर बनी है उसके अराउंड डस्ट डेवलप हो जाती है। इतना बताया इन्होंने। तो यहाँ पे सेकंड देख लो। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, मतलब एक साथ शुरू हो जाता है वो। और द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। अभी देखो ये एक कोर है, ठीक है, और इसके अराउंड जो मैटर पड़ा हुआ है, ये मैटर है उसके अराउंड। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, दीज सॉरी इन्होंने बोला कि इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। जो गैस से बने थे गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, ठीक है। एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। ये जो कोर के अराउंड जो मैटर डेवलप, ये कोर है और इसके अराउंड जो मैटर हो रहा है ना, ये यहाँ पे ये राउंडेड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं यहाँ पे। And these small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals। planetesimals बन जाते हैं यहाँ पे, और large bodies start forming by collision। और जो ये जो इसमें large bodies बनती है ना, बनी होती है ना, वो collision करना शुरू कर देती है, ठीक है। And the gravitational attraction causes the material to stick together। और gravitational की वजह से इसके अंदर जो material होता है वो मतलब एक साथ रह जाता है। और ये जो प्लैनेटेसिमल जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ये प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो ये जो प्लैनेट बनने का प्रोसेस है ना, पहले ये प्लैनेटेसिमल्स बनता है और ये होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। एंड थर्ड स्टेज में क्या बन जाता है, इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट, मतलब एक्यूमुलेट कर ग्रोथ होने लगती है, टू फॉर्म अ फीवर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। और धीरे धीरे ये एक प्लैनेट का रूप लेती है। देखो कैसे हुआ कि जो जैसे जैसे लम्प्स और जैसे स्टार्स बने थे ना, वैसे ही गैस कोर बनती है। तो गैस कोर बनने के बाद ये गैस कोर बन गई, इसके अराउंड पहले ही डस्ट था, फिर ये डस्ट क्या होता है, इसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शेप वाले इस कोर के राउंड में एक बॉडीज बनना स्मॉल बॉडीज बनना शुरू हो जाती है। और यही स्मॉल बॉडी जो है, ग्रेविटेशनल की वजह से इनका जो मैटर होता है वही स्टिक रहता है, और धीरे 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 करके ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का रूप लेती है, मतलब एक स्मॉल एंड लार्ज बॉडीज का रूप लेने लग जाते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे एक स्मॉल प्लैनेट का या लार्ज प्लैनेट का ऐसे रूप लेने लगती है। और ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं। सबसे बड़ा रोल अगर हमारे प्लैनेट फॉर्म होने में किसका है, ऐसे अगर बोला गया तो क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारे प्लैनेट को आज जो हम प्लैनेट के शेप देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उनके शेप्स है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ये है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे देखो। डू यू नो दैट प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बेरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट। पहले इनिशियली बैरन थी, मतलब कुछ प्लांट वैंट कुछ नहीं था, एनिमल तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं था, ऐसे अलगी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, रॉकी था, एकदम हॉट ऑब्जेक्ट था, थिन एटमॉस्फेयर था, उसमें भी हाइड्रोजन एंड हीलियम ही हुआ करता था। तो वैसे में क्या सर्वाइव करेगा कोई, है ना। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे बोला गया क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी देखो गए अगर ऐसे फॉर्म
फॉर्म होते हैं प्लैनेट कि मतलब एक गैस कोर बनी, उसके साइड पे ये थोड़ा डस्ट पार्टिकल घूमने लगे, फिर इनका कंडेंसेशन होके एक बॉडी में स्मॉल स्मॉल बॉल बने, ऑब्जेक्ट बने, और फिर वो जाके मतलब उनके साथ थोड़ा थोड़ा और एडिशनल मटेरियल मतलब ऐड हुआ, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका जो मटेरियल है वो वही एक साथ रहा, और लेटर ऑन ये थोड़े से बड़े छोटे प्लैनेट ऐसे बन गए, है ना। तो इस तरह से बने प्लैनेट पे पहले एकदम से कहाँ लाइफ आएगी, बताओ मुझे, नहीं आएगी। और जब ऐसे प्लैनेट बने हैं ना, तो वो दिखने में कैसे हो गए एकदम, इस पे कोई जान नहीं है, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हुए, कोई लैंड फॉर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेटर ऑन उसके ऊपर एक्टिविटीज होने के बाद सब कुछ चीजें होने लग गई, कुछ भी नहीं है। मतलब एक तो बैरन है, फिर रॉक्स रॉक्स भी है, कहीं पे डस्ट भी है, कहीं पे कुछ भी, मतलब इस तरह से है, हेलियम है, हाइड्रोजन है, और मतलब एटमॉस्फेयर जो इसका है इस ऑब्जेक्ट का, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन H2O और हेलियम ही है, इतना ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ, and hence there must have been some event process which may have caused this change from rocky, barren, and hot earth to beautiful planet with ample amount of water and conducive environment favoring the existing of life। तो बताओ ऐसी अर्थ से आज के टाइम पे जो कि यहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सब कुछ हमारे बर्ड्स है, प्लांट्स है, सब कुछ अच्छे से श्वास ले पाते हैं, मतलब एयर ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग कर सकते हैं, वाटर भी है, बिना वाटर के तो लाइफ हो ही नहीं सकती ना, तो पहले तो वाटर ही फॉर्म हुआ होगा। तो इस तरह से आज की जो दिखती है ब्यूटीफुल, हमें अर्थ ब्यूटीफुल दिखती है ना, वैसे शुरुआत में बिल्कुल नहीं थी। और इतना अच्छा, मतलब जैसे कि ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए रहने के लिए ये जो कंडूसिव जो एटमॉस्फेयर मिला है, तो ये एकदम से नहीं बना है, ये धीरे 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 बना है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट द पीरियड, how the period between 4,600 million years and the present lead to the evolution of life on the surface of the earth। तो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन सालों के बीच में कि कैसे सरफेस पे जो ये मतलब प्लैनेट के सरफेस पे जो ये लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। आप ये देख लेना, यहाँ से 4,600 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस वालों के लिए। And the earth has layered structure from outermost end to the atmosphere to the center of the earth, and the material that exists in not uniform, the atmospheric matter has least density। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी अर्थ के अंदर मटेरियल एग्जिस्ट करता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि कई कुछ, तभी तो हम अलग अलग की बॉक्साइट की जो माइनिंग होती है वो अलग जगह पे होती है, गोल्ड की माइनिंग अलग जगह पे होती है, या फिर हमारी मैग्नीज जो होता है उसकी माइनिंग अलग जगह पे होती है। तो इस तरह से अलग अलग, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये तो बेसिक है और नॉर्मल कॉमन सेंस से भी पता लगता है। और अर्थ में बहुत सारे लेयर्स हैं, ये हम भी जानते हैं। जैसे कि हम तो इतना ही जानते हैं कि क्रस्ट होता है, फिर मेंटल आता है, फिर उसके बाद कोर आता है, कोर में भी आउटर कोर है, इनर कोर है, इस तरह से हम याद रखते हैं। तो ये बेसिकली आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ने मिल जाएगा। From the surface to deeper depth, the Earth's interior has different zones. Each of these contain material with different characteristics। और जो ये layers है उसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स है, उनका अलग अलग अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बोला है यहाँ पे। लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है, जिस स्फीयर में हम रहते हैं, हम सबसे नीचे लिथोस्फीयर ही तो आता है, तो उसी पे हम रहते हैं ना, लिथोस्फीयर पे ही हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोर्डियल स्टेज। मतलब ये जब इवॉल्व हुई थी, ये प्लैनेट अर्थ जब बनी थी तब ये वोलाटाइल थी, एकदम से बहुत ही स्टेबल नहीं थी, वोलाटाइल थी। एंड ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। उसके मतलब जैसे ग्रेजुअल इसका डेंसिटी इंक्रीज हुआ वैसे टेम्परेचर भी इसके अंदर का बढ़ा। एंड एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब देखो मटेरियल की डेंसिटी तो सेम है ही नहीं, तो पहले क्या हुआ कि मतलब इसका टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ। तो अर्थ जब टेम्परेचर ज्यादा होता है और इनसाइड वाला भी टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। एक तो ग्रेजुअली इसका डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, मतलब जो इसकी घनता है वो भी इंक्रीज हो गई, और इसका टेम्परेचर जो है अंदर वाला वो भी इंक्रीज हुआ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, आप भी देखो जैसे आपने एक पॉट जो है आप गैस पे रखोगे और गैस स्टार्ट कर दोगे तो उसके अंदर भी चेंजेस होने लग जाएंगे ना। अगर आपने पानी रखा है तो उसका इवापोरेशन हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, वो उड़ जाएगा पानी। और या उसमें आप गोल्ड रखोगे तो वो धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इसके अंदर अलग अलग, जैसे कि आयरन भी है, निकेल है, ये सब चीजें जो है हेवी मटेरियल्स है, ये पिघल के क्या हो गए, अर्थ के सेंटर में आ गए ये सब चीजें। जैसे निकेल
और आयरन, ये सब चीजें हेवी मटेरियल होता है ना। आप ऐसे भी देखो ना, जैसे कि आप देखोगे एल्यूमिनियम की चीजें थोड़ी सी हेवी नहीं होती है, लेकिन आप अगर आयरन की चीजें उठाने लगोगे तो आपको बहुत हेवी महसूस होगा। तो वैसे जो हेवी चीजें हैं वो पिघल के ऐसे इनसाइड सेंटर में आ गई अर्थ के, और बाकी हल्के फुल्के हैं वो ऐसे ही यहाँ पे रह गए, ऊपर ही रह गए। ठीक है, तो ये हुआ लिथोस्फीयर का, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। एंड दिस अलाउड हेवी मटेरियल लाइक आयरन सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी मैंने वही बताया आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, एंड द लाइटर वन जो होते हैं मूव टुवर्ड्स द सरफेस। जो सरफेस है ये अर्थ है, और ये अर्थ का हमारे सरफेस है, और ये सेंटर है। जो हेवी है वो सेंटर में आ गए, और जो लाइटर वन है मतलब हल्के फुल्के है वो यहाँ पे आउटर में आ गए, मतलब जो हमारा लिथोस्फीयर है आज का वहां पे आ गई है। विथ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम चला गया, इट कूल्ड फर्दर सॉलिफाइड एंड कंडेंस इनटू अ स्मॉलर साइज। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे ठंडे पड़ गए, और जो है जो भी मटेरियल है वो सॉलिड हो गया, एक कंडेंस हो गया, मतलब टुगेदर आ गया। जैसे जैसे आप देखते हो ना, आपकी अगर क्या बोलता है इसको, आपकी डेयरी मिल्क है, आप जब तक फ्रिज में है वो ऐसे ये रहती है, क्या बोलते हैं, सॉलिड रहती है, और बाहर लाते हो तो धीरे धीरे करके वो पिघलने लगती है, लिक्विड बनती है। वैसे ही यहाँ पे वो जैसे जैसे कूल हो गई अर्थ, वैसे वैसे वो सॉलिड बन गया मटेरियल और कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, और इनटू स्मॉलर साइज में। तो दिस लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, और उसी से हमारा क्रस्ट बना। जो लाइटर मटेरियल था वो ठंडा ठंडा हो गया, और इसी से हमारा क्रस्ट बना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। जब हमारा मून फॉर्म हो रहा था, मतलब हमारा एक ही तो चंद्र ही तो है, हमारा अर्थ है ये हमारी, और हमारा ये चंद्र है यहाँ पे। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर हुआ। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन and that the earth forming material got separated into different layers। अब देखो डिफरेंट लेयर्स में जो मटेरियल आया उसका रीजन कौन है, हमारा मून है। मून की वजह से, मून का जो इम्पैक्ट है अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से अलग अलग लेयर्स बने। ठीक है, जो हमारा मटेरियल है था उसी के अलग अलग लेयर्स बने, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट। और जैसे लेयर कैसे बनना शुरू हो गई, मान लो ये अर्थ है और ये सेंटर है, तो इधर से जाके यहाँ तक ऐसी लेयर बनती गई। यहाँ से ये हमारा लिथोस्फीयर है, और यहाँ से स्टार्ट हो गई, इधर तक हमारी लेयर्स बनती गई। ठीक है, एंड वी हैव लेयर्स लाइक अ क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा मैंटल, और ये हो गई हमारी यहाँ पे दो लेयर, ये हो गई आउटर और ये हो गई इनर। इस तरह से बना। ठीक है, कहाँ तक आए हम, यहाँ तक आए हम। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। आप जान रहे हो ये सरफेस पे तो हल्के फुल्के ही हमारे क्या है, मटेरियल है, लेकिन अंदर में हेवी है। हल्के फुल्के है तो इनकी डेंसिटी कैसे होगी, कम ही होगी। जैसे थोड़ा बीच में आओगे यहाँ पे थोड़े से हेवी आपको मिलेंगे, तो इनकी डेंसिटी, मतलब जान रहे हो आप, क्रस्ट से अगर आप अंदर तक जा रहे हो, सेंटर तक जा रहे हो ना आप, मान लो, रुको मैं यहाँ पर रेड पेन लेती हूँ। हाँ, ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, और यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम, यहाँ पे हेवी मटेरियल जैसे कि आयरन है, निकेल है, याद रखना ये सब चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्रस्ट है जहाँ पे हल्की फुल्की चीजें हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी सी भारी भरकम चीजें आती है, फिर उससे भारी भरकम यहाँ पे आती है, फिर उससे ज्यादा भारी भरकम यहाँ पे है। तो जैसे जैसे हम अंदर घुस रहे हैं तो उसकी डेंसिटी जो है मटेरियल की वो इंक्रीज हो रही है। क्रस्ट से आप अंदर जा रहे हो ना, अर्थ के सेंटर तक जा रहे हो, तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, We shall discuss in detail properties each layer in the next chapter। दूसरे चैप्टर इसके लिए अलग से चैप्टर है, उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज अलग से देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन हमने देख लिया। अब देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो हमारा ये कंडूसिव एंड जो एटमॉस्फेयर बना है वो कैसे बना है उसको देखते हैं। जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं ना, वो कैसे बना है उसके बारे में अभी देखना है। क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन एंड हेलियम ही था एटमॉस्फेयर में, फिर बाद में ये सब कैसे आ गए, नाइट्रोजन कैसे आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया, तो ये भी एक प्रोसेस से ही बना होगा ना, तो उसको देखते हैं। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हैं लगभग 79% जो है वो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन कितना है, 3% है। कितना है बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में।
तो इतना ऑक्सीजन है और इतना हमारा नाइट्रोजन है। तो इससे हमारा अर्थ मतलब अभी है, बट पहले नहीं था। पहले सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन और हेलियम ही था। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है और इसको हम डिटेल में चैप्टर 8 में देखेंगे। एंड देर आर 3 स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। आज का जो एटमॉस्फेयर है उसकी इवोल्यूशन होने के 3 स्टेजेस हैं। तो कैसे बना, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है, इन्होंने दी है, और सेकंड स्टेज यहाँ पे है, और जो थर्ड फाइनल जो है यहाँ पे है, थर्ड स्टेज। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में क्या था, लॉस्ट हो गया। क्या था इसमें, हाइड्रोजन और हेलियम, यही दोनों हुआ करते थे। और इन द सेकंड स्टेज में ये लॉस्ट हो गए। इन द सेकंड स्टेज में क्या हुआ, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा जो सेंटर है, मतलब अंदर अर्थ, ये अर्थ है, इसके अंदर का जो हॉटनेस है उसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ। इन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि कैसे हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि ये रीजन है, इसी वजह से हुआ। मतलब हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है वो हॉट है और उसी की वजह से हमारा आज का एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ है। इतना ही बोला है, कुछ नहीं बोला। और फाइनल स्टेज में इन्होंने बोला कि द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर was modified by living world through the process of photosynthesis। और इन्होंने फाइनली बोला कि जो आज का जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का वो मॉडिफाइड हुआ, किसके द्वारा, जो ये लिविंग वर्ल्ड है। जैसे धीरे धीरे अलगी बनी, अलगी की वजह से मतलब अमीबा बना, यूनिसेल्युलर स्पेसिस है ना अमीबा, तो ये धीरे धीरे इनका जैसे मतलब पहले तो हमारा ओशियंस आए हैं, उसके बाद जो ये हमारा अमीबा, अलगी, लाइकेंस, ये धीरे धीरे आने लगे। तो इन लोगों ने पहले आके, हमारे पहले आके, मतलब ह्यूमन बींग्स के पहले आके उन्होंने ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। आपको बता दूं, फंगी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, फंगाई के अंदर नहीं होता है, बट अलगी के अंदर होता है, अमीबा भी होता है। तो इन लोगों ने मतलब अलगी में फोटोसिंथेसिस होने का कारण, इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, शुरुआत में हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मॉडिफाइड होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हेलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स। ठीक है, इतना हुआ। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट आल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये सिर्फ अर्थ के साथ ही नहीं हुआ, अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के साथ भी हुआ, विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। देखो, प्रकृति का नियम ही यही है, यूनिवर्स का नियम यही है कि चेंज ही इसका नियम है। तो कुछ भी हो, देखो हम भी पैदा हुए थे तब कितने थे, इतने से हुए, अब कितने हैं, बड़े हो गए हैं, अब हम कितने अलग दिखते हैं। अभी थोड़े लेटर ऑन मतलब 40-50 के एज में हम अलग दिखने लग जाते हैं। तो ये चेंज है, हमारे अंदर का होने वाला चेंज है, और ये हमारे ही अंदर नहीं होता, जो भी इस यूनिवर्स में पैदा होता है, मतलब कुछ भी हो, उसके अंदर चेंज होना तय ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ है इसके साथ भी। एंड ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। जो जब हमारी अर्थ पहले बहुत हॉट थी और धीरे धीरे वो कूल होने लग गई, तो उससे कुछ गैसेस निकल के आए, कुछ वाटर वेपर्स निकल के आए, तो इनकी वजह से भी हमारा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। एंड दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। एंड द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर। और जैसे कि प्राइमोर्डियल छोड़िए, उसके बाद का अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या था, वाटर वेपर थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन था। बट लेटर ऑन आज की ऑक्सीजन की वजह से हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो आज भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, ये कुछ ज्यादा ही है, ये जो ग्रीन हाउस गैस में आते हैं ना, मीथेन तो, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो आजकल ज्यादा ही है, बट ये लेटर ऑन थोड़े थोड़े थे। और फ्री ऑक्सीजन भी था, लिटिल था, कम था। एंड दिस प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, गैसेस वर आउटपोर्ट फ्रॉम द इंटीरियर से जो गैसेस निकल के आई उसी को हम डीगैसिंग बोलते हैं। एंड कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन, इसमें देखो जो एटमॉस्फेयर बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसमें मतलब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एक तो इंटीरियर ऑफ अर्थ का भी है, फोटोसिंथेसिस का है, और जो प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था उसका लॉस्ट होना, ये भी एक रीजन है कि आज का एटमॉस्फेयर हमारे लिए कंडूसिव है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता था उससे क्या निकलते थे, वाटर वेपर्स निकलते थे, गैसेस निकलते थे, ये वाटर वेपर्स निकलते थे, गैसेस निकलते थे, तो इससे क्या बना हमारा एटमॉस्फेयर, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया एटमॉस्फेयर में। एंड एज द अर्थ कूल्ड, इसकी वजह से धीरे धीरे अर्थ जो है हमारी कूल्ड हो गई, वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड
and the carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rain water and the temperature further decreased causing more condensation and more rains. जैसे जैसे कंडेंसेशन हुआ उसका रेन में रूपांतर हुआ और जैसे रेन आएगी अर्थ के ऊपर तो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इस तरह से हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट। तो रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशियन। और जैसे जैसे रेन ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे ओशियंस भी फॉर्म होने लग गए हैं। ठीक है, पहले एटमॉस्फेयर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर बना, उससे पहले तो हमारा लिथोस्फीयर बना, फिर उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर बना। तो मतलब आज की जो अर्थ जैसे दिखती है ना उसके मतलब कैसे पहले शुरुआत से उसका इवोल्यूशन हुआ, पहले लिथोस्फीयर बना फिर बाद में हमारा एटमॉस्फेयर बना। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बनने लगा वैसे वैसे यहाँ पे रेनिंग होने लगे, तो रेनिंग की वजह से यहाँ पे ओशियन भी डेवलप होने लगे। तो अगर अर्थ ओशियन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स में ये बन गए थे। जैसे अर्थ का इवोल्यूशन होगा मतलब अर्थ फॉर्म हो गई उसके बाद ये 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये फॉर्म हुए, तो ये फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। एंड दिस टेल्स द ओशियन आर एज ओल्ड 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ओशियंस, और समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियंस भी बोला जाता है ईयर्स अगो। लाइफ बिगैन टू इवॉल्व भी हुई थी, मतलब जहाँ से हमारे ओशियंस बने थे वहीं से हमारी लाइफ भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, हाउएवर अराउंड 2500 या 3000 मिलियंस ईयर बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व। जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, आप तो जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक तो हमारे ऑक्सीजन में भी कंट्रीब्यूट करता है, फिर फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट को, तो इसकी वजह से हमारी यहाँ पे लाइफ की शुरुआत हो गई। तो लगभग ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है ये। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी जो लाइफ थी वो ओशियन में ही थी, वो ओशियन के बाहर आने में काफी टाइम लगा था। ओशियन बिगैन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इवेंचुअली ओशियंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो ओशियन मिल गए। एंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगैन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कब आया? 2000 मिलियन ईयर्स अगो आया है। ठीक है, तो इसी से अभी ये एटमॉस्फेयर में शुरुआत में ऑक्सीजन बहुत कम था, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, तो इसी से हमारी लाइफ फॉर्म होना शुरू हो गई। द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट इनिशियल द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। एंड द मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आज की जो आप लाइफ देखते हो ना, जो ओरिजिन है लाइफ की, वो केमिकल रिएक्शन से हुई है ऐसे माना जाता है, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल देम, एंड दिस assemblage was such that they could duplicate themselves and converting inanimate matters into living substances. And the record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. मैंने अभी बोला था आपको. And the microscopic structure closely related to the present form of blue algae and have been found in geological formation much older than some 3000 million years. And it can be assumed that life began to evolve 3800 million year ago. तो ये मैंने आज क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर ये बिल्कुल है 3800 million years ago. And the summary of the evolution of the life from unicellular bacteria to the modern man is given in the geological time scale, पेज नंबर 18। तो ऐसे हमारी लाइफ फॉर्म हुई है। ये इतना मतलब देखो, इतना ये आप खुद से भी पढ़ो तो समझ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, बस पढ़ के दिखाया है। वैसे तो पढ़ना तो आपको भी आता है बट मैंने पढ़ा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने यूट्यूब पे पूछे हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आता है तो ये आता है इसका, और इसका डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि देखो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में सोलर विंड्स का कंट्रीब्यूशन अभी देखा हमने, डीगैसिंग देखा, फोटोसिंथेसिस देखा, डिफरेंशिएशन का नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। तो अगर आप यहाँ पे एज अर्थ की देखोगे तो कितनी है, ये है आंसर 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, एज अर्थ की एज इतनी है और लाइफ अर्थ पे बिगैन हुई है 3.8 बिलियन। तो इतना आप याद रख लेना, बाकी के क्वेश्चंस आप लिख सकते हो आपके पास टाइम है तो आज के लिए इतना ही। बट हाँ, आपको एक एक्सरसाइज नहीं लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग, उसका मैं PYQ के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और उसकी सीरीज आ रही है, जल्दी आ रही है, आप बिल्कुल फॉलो करना। इसमें ना आपको कुछ भी स्किप नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपकी वर्ल्ड मैपिंग होगी, तो आप प्लीज कंटिन्यू करते रहना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो होप कि आपको ये पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे बताना, वरना कंटिन्यू तो मैं करूंगी, अगर शुरुआत की है तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, लेकिन आप आपकी तरफ से बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।